Hello everyone, welcome to my YouTube channel Social NCERT. I am इलियास नागौरी। तो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो इस पूरे चैप्टर में हम रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे और डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी। रिसोर्सेस क्या होते हैं, रिसोर्सेस किस किस टाइप्स के होते हैं और रिसोर्सेस का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, रिसोर्सेस को हम कैसे सेव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। जनरली रिसोर्सेस होते क्या है? देखिए, अब आप 10th क्लास में हैं, आपने 8th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा। वहां पर भी आपने रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, यानी एवरीथिंग्स विच आर यूजफुल फॉर अस। जब आप 8th क्लास में थे तो आपने पढ़ा कि हर वो चीज जो हमारे काम में आती है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, उसको हम रिसोर्सेस कहते हैं। लेकिन अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए एनसीईआरटी बुक के हिसाब से रिसोर्सेस की डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। तो एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मतलब हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें मौजूद हैं और वो सारी चीजें जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, यानी जो चीज हमारे काम की है, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, हमारी नीड्स फुलफिल होती है, उन्हीं चीजों को हम रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्यास लगी, पानी पी लिया तो पानी क्या हो गया, रिसोर्सेस हो गया। गर्मी लगी, पंखा चला लिया, हवा मिल गई तो हवा क्या है, रिसोर्सेस है। अभी जिस मोबाइल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी रिसोर्सेस है। जिस बोर्ड का मैं यूज करके पढ़ा रहा हूं वो रिसोर्सेस है। ये मार्कर, ये रिसोर्सेस है। मतलब हर वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद हैं और जो हमारे काम की हैं, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है, उसी चीज को हम रिसोर्सेस कहते हैं। अब रिसोर्सेस के लिए 3 टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है कि किसको हम रिसोर्सेस कहेंगे। हालांकि वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है, जो हमारे काम में आ रही है, उसी को हम रिसोर्सेस कहते हैं। लेकिन इसके लिए पहली टर्म्स एंड कंडीशन है, इट इज प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। और देखिए, जब टेक्नोलॉजी होती है तभी तो वो चीज हमारे लिए रिसोर्सेस बन पाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पेन की अगर मैं बात करूं तो मैं इस पेन का यूज करके अभी लिख रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया होगा। उसी तरह से ये अगर मोबाइल फोन की बात करें तो इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज करके ही इसको बनाया होगा। तो आज ये मेरे चीज की, मेरे काम की चीज है। तो रिसोर्सेस बनते कैसे हैं? जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होते हैं, मतलब जो हमें टेक्नोलॉजी द्वारा प्राप्त होते हैं। और दूसरी चीज है इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब वो प्रॉफिटेबल होते हैं। अब प्रॉफिटेबल फॉर एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए कहीं पर एक जगह है, वहां का सर्वे किया गया। अब सर्वे करने पर पता चला कि वहां पर लगभग पेट्रोल के भंडार हैं, वहां पर लगभग 2000 करोड़ का पेट्रोल है। लेकिन क्या उस 2000 करोड़ के पेट्रोल को बाहर निकालने के लिए क्या वहां पर 4000 करोड़ की टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? क्या हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही नहीं है। तो जनरली रिसोर्सेस वो क्या होते हैं, जो प्रॉफिटेबल होते हैं, मतलब हम उससे कुछ ना कुछ फायदा हासिल करते हैं। और तीसरी जो खास बात है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जिसको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है। जिस रिसोर्सेस का सोसाइटी पर, या देखा जाए पूरे समाज पर, या फिर किसी की कल्चर पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जिसको कल्चरली भी एक्सेप्टेबल है, यानी जिसको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। तो आई होप ये तो आपको समझ में क्लियर हो गया होगा कि अब रिसोर्सेस क्या होता है। तो एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, यानी हमारे एनवायरमेंट में मौजूद हर वो चीज जो हमारे काम की है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है, उसको हम रिसोर्सेस कहते हैं। और इट इज प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। और जिसको हम टेक्नोलॉजी के द्वारा हासिल करते हैं, जिससे हम यूज करते हैं, और साथ में क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी जिसको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है, एक रिसोर्सेस के रूप में स्वीकार करती है, तो उसी को हम रिसोर्सेस कहते हैं। देखिए, जनरली ये होता है कि रिसोर्सेस भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो आइए रिसोर्सेस किस किस टाइप्स के होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओरिजिन।
देखिए रिसोर्सेस को अलग अलग बेस पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिन की बेस पर, ओरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ओरिजिन की बेस पर रिसोर्सेस टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बायोटिक और दूसरे होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेस। देखिए बायोटिक रिसोर्सेस वो होते हैं जिनमें जान होती है, जिनमें लाइफ होती है, उन रिसोर्सेस को हम बायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और एबायोटिक रिसोर्सेस वो होती है जिनमें जान नहीं होती है, जैसे कि रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, सोइल है। तो ओरिजिन की बेस पर रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो जिनमें जान होती है और एबायोटिक वो जिनमें जान नहीं होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनको आप एक बार यूज करते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस बेस पर कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, और कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको आप केवल एक बार ही यूज करेंगे और वो एंड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उसी की बेस पर रिसोर्सेस को डिवाइड करते हैं। तो उसको कहते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब कौन है जो समाप्त हो जाएंगे और कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो समाप्त नहीं होते हैं। तो जनरली देखा जाए तो दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी की बेस पर। एक तो होता है रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल वो होते हैं जिनका आप बार बार यूज करिए लेकिन ये समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सोलर एनर्जी हो गई। ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। आप कितनी बार यूज करते जाइए ये कभी समाप्त नहीं होंगे। दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होते हैं जिनको आप एक बार यूज करोगे उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने गाड़ी में पेट्रोल भरा, अब जितने किलोमीटर चलाना था आपने चला लिया, उसके बाद पेट्रोल उड़ गया, तो अब उसको वापस आप पेट्रोल नहीं बना सकते। इसी तरह से नेचुरल गैस है या फिर कोल की अगर बात की जाए, अगर कोयले का यूज कर लिया तो उससे वापस आप राख से कोयला नहीं बना सकते। मतलब जिन रिसोर्सेस को हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये वो रिसोर्सेस हैं जिनका एक बार यूज किया उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें ओनरशिप की बेस पर, देखिए ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिक। तो ओनरशिप की बेस पर जनरली जो रिसोर्सेस होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो किसी खुद के होते हैं, जिसका मालिक कोई ना कोई होता है। जैसे ये मोबाइल मेरा इंडिविजुअल है, मतलब मोबाइल हो गया, किसी का खेत हो गया, कहते हैं ना जैसे कि मेरा मकान है, तो ये इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसका कोई पर्सनल व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल उसका मालिक होता है तो उसको कहते हैं हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि मोबाइल इंडिविजुअल रिसोर्सेज है मेरा, ये बोर्ड मेरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, ये मकान मेरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस। अब देखिए कम्युनिटी रिसोर्सेस वो होते हैं जिन रिसोर्सेस पर पूरे कम्युनिटी का अधिकार होता है, मतलब जिसको पूरी कम्युनिटी यूज कर सकती है, कोई मना नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क हो गया, बुरियल ग्राउंड्स हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, जहां पर चराया जा सकता है, मवेशी को चराया जा सकता है। पब्लिक पार्क, अब पब्लिक पार्क में कोई भी जा सकता है, कोई पब्लिक पार्क के लिए ये नहीं कह सकता कि पब्लिक पार्क मेरा है, वो तो कम्युनिटी रिसोर्सेस है। ओके, मतलब जिसको पूरी कम्युनिटी यूज कर सकती है तो उसको कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस। फिर आते हैं नेशनल रिसोर्सेस। अब नेशनल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिस पर किसी देश का अधिकार होता है, उन रिसोर्सेस को हम नेशनल रिसोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सड़कें हो गई, रेलवे हो गया, उसको हम नेशनल रिसोर्सेस कहते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर पर आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिस पर पूरी दुनिया का अधिकार होता है। अब जैसे कि ओशियन हो गए, सीज हो गया, स्पेस हो गया, मून हो गया, तो ये वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहलाते हैं जिस पर कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि ये रिसोर्सेस हमारे हैं। तो मतलब जिस पर पूरी दुनिया का अधिकार होता है तो उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो ये तो बात हुई ओनरशिप की बेस पर। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बेस पर भी रिसोर्सेस फोर टाइप्स के यानी चार प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में जिसकी पॉसिबिलिटीज, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। जैसे अपने वेस्टर्न राजस्थान में सोलार और विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसी को कहते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्सेस। यानी सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, ये सारे पोटेंशियल रिसोर्सेस कहलाते हैं।
डेवलप्ड रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिनका भी हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोल का यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, यानी जिन रिसोर्सेस का अभी हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं उनको कहते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेस। स्टॉक, अब देखिए स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक वो रिसोर्सेस होते हैं जो अवेलेबल तो हैं लेकिन जिनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर है, अब वाटर में दो चीजें हैं, एक तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है H2O, तो किस तरह से हाइड्रोजन को अलग किया जा सके ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। वो लास्ट नंबर पर आते हैं रिजर्व। रिजर्व वो रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम फ्यूचर में यूज करेंगे, जैसे कि डैम्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जिनको हम फ्यूचर में यूज करते हैं तो उनको कहते हैं हम रिजर्व। तो इस तरह से जनरली देखा जाए तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बेस पर रिसोर्सेस 4 टाइप्स के होते हैं। अब खास बात यह है कि देखिए आज क्या है कि हम रिसोर्सेस का अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं, मतलब कोई सीमा नहीं है। स्टार्टिंग में यह माना जा रहा था कि रिसोर्सेस जो हैं वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब कुदरत ने हमको दिए हैं, चाहे जितना यूज करिए। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम इन रिसोर्सेस का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, हम अंधाधुंध तरीके से, हम रिसोर्सेस को अंधाधुंध तरीके से मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आज हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो आइए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस। आज रिसोर्सेस घटते जा रहे हैं, कुछ ग्रीडी पीपल्स की वजह से, कुछ लालची लोगों की वजह से आज वो लगातार जो रिसोर्सेस का यूज करते जा रहे हैं, तो रिसोर्सेस का डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन मतलब रिसोर्सेस का घटना, आज रिसोर्सेस घटते जा रहे हैं, ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स व्हिच डिवाइड द सोसाइटी इनटू द टू सेक्शन रिच एंड पुअर। आज रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथों में आ गए, मतलब रिसोर्सेस देखा जाए तो कुछ लोगों के हाथों में, मतलब सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो दो तरीके सेक्शन हो चुके हैं। एक वो सेक्शन जिसके पास रिसोर्सेस हैं और एक वो सेक्शन जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज रिसोर्सेस के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो गया, सोसाइटी बढ़ गई। एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना, मतलब अमीरों के पास रिसोर्सेस ज्यादा हैं तो गरीबों के पास रिसोर्सेस नहीं है। अब जैसे गरीब को पानी नहीं मिलता, गरीब को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, सारे रिसोर्सेस पर अमीरों का अधिकार है। तो इस तरह से आज देखा जाए तो रिसोर्सेस की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से अमीर लोगों ने ज्यादातर रिसोर्सेस पर कब्जा कर लिया, इस वजह से सोसाइटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। डिवाइड किसमें हो गई, रिच एंड पुअर। आज हमारी जो सोसाइटी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब की खाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम्स आ रही है, ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस मतलब आज ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है। आए दिन आप अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। आज हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हमारी अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा कि जो ग्लेशियर जो हैं, अब वो ग्लेशियर क्या होंगे, धीरे धीरे पिघलेंगे। अब ग्लेशियर की पिघलने की वजह से क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा। अब समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो जो देश जो समुद्र के किनारे थे अब धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इस तरह से हमारे सामने आज विश्व के सामने, वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल वार्मिंग, कि किस तरह से अर्थ के टेम्परेचर को कम किया जा सके, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको रोका जा सके। दूसरी एक और प्रॉब्लम, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब देखिए सन से बहुत सारी रेज, किरणें जो होती है वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन सूरज से आने वाली सारी किरणें जो होती है वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि एक लेयर ऐसी होती है जो वो उन रेज को स्टॉप कर लेती है और वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है। तो वो जो लेयर जो है ना, जो सन से हमारी प्रोटेक्ट कर रही है, उसको कहते हैं ओजोन लेयर। जो सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो काफी हार्मफुल हैं, जो काफी हानिकारक जो रेज हैं, उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो अर्थ तक पहुंचेगी, और इससे ये होगा कि हमें बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आज देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन हो रहे हैं।
नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, जिसका हमारी लाइफ पर काफी इंपैक्ट देखने को मिलता है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। आज देखिए जो जमीन जो है, सोइल जो है, तो उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब वो जमीन खेती बाड़ी के लायक नहीं रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये किसकी वजह से क्रिएट हो रही है? हम जो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से हम अंधाधुंध तरीके से इन रिसोर्सेस का जो यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली जो यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इसी वजह से एक नई कंसेप्ट, एक नई अवधारणा हमारे सामने आती है। उसी कंसेप्ट को कहते हैं हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये कंसेप्ट है, एक न्यू कंसेप्ट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऐसे किया जाना चाहिए जिसमें एनवायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उस तरह का जो डेवलपमेंट होता है। साथ में हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम एनवायरमेंट को ना तो डैमेज करेंगे और डेवलपमेंट जरूर करेंगे, और आने वाली जो जनरेशन जो है, फ्यूचर की जो नीड्स जो हैं, उन जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट किया जाता है उसी को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना एनवायरमेंट को हम डैमेज किए हुए जो डेवलपमेंट करेंगे उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेस को बचाया जाता है। तो ये कंसेप्ट है। इसी चीज को देखते हुए सबसे पहले 1992 के अंदर ब्राजील में 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सबसे पहला अर्थ समिट हुआ। फर्स्ट अर्थ इंटरनेशनल समिट यहीं पर हुआ सबसे पहला। और सबसे खास बात, यहां पर लगभग दुनिया के 100 देश, दुनिया के लगभग 100 देश के जितने हेड जो थे उन लोगों ने इस सम्मेलन में, इस समिट में पार्टिसिपेट किया। और वो जितने भी हेड थे सब एक चीज पर एग्री हुए, एजेंडा 21। 1992 की बात है, ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 100 देशों के हेड जो थे वो यहां पर इकट्ठा हुए थे, और सभी देशों ने मिलकर एक एजेंडा पर साइन किए थे और एक सहमति अपनी जाहिर की थी। वो था एजेंडा 21। तो आइए एजेंडा 21 क्या है देखते हैं। तो एजेंडा 21, इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन। मतलब ये एक ऐसा एजेंडा था जिसमें सभी देशों को थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब सहमति से, आपसी सहमति से या म्यूचुअल कोऑपरेशन के द्वारा, एक दूसरे की हेल्प के द्वारा, जो वर्ल्ड लेवल पर जो क्राइसिस जो आ रही है, जो प्रॉब्लम्स जो आ रही है, उनको सोल्व करने के लिए एक एजेंडा बना था और उस पर साइन किए गए थे। तो ये था कि सबसे पहले जो एनवायरमेंटल जो डैमेज है उसको हम दूर करेंगे। मतलब सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है आज, जो एनवायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है, तो उसको हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, इस मुद्दे को निपटाया जाएगा। अगर किसी कंट्री के अंदर पॉवर्टी है या किसी तरह की कोई डिसीज है फैल रही है, तो एक देश दूसरे देश की हेल्प करेगा। तो 100 कंट्रीज ने इस तरह के एजेंडे पर साइन किया था, और इसी एजेंडा को हम एजेंडा 21 कहते हैं। अब हम देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। अब तक हमने देखा रिसोर्सेस क्या होते हैं, रिसोर्सेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, साथ में हमने ये देखा था कि जो रिसोर्सेस का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। तो आइए रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है देखते हैं। तो क्या है, प्लानिंग इज द स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेस। देखिए प्लानिंग क्या है, अगर किसी भी गोल को अचीव करना है, किसी मकसद को अगर पूरा करना है, तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। तो प्लानिंग एक ऐसी रणनीति होती है जिससे हम किसी गोल को हासिल करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पूरा किया जाता है, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाता है। और देखा जाए तो इट हैज द इंपॉर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। देखिए रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग मतलब किसी चीज को हासिल करने के लिए हमने जो स्ट्रेटजी जो तैयार की है, रणनीति जो तैयार की है, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। लेकिन
इंडिया जैसी कंट्री के लिए प्लानिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर काफी इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, रिसोर्सेस में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब ये है कि अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेस पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां रिसोर्सेस ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहीं कुछ रिसोर्सेस की कमी देखने को मिलती है। तो इस वजह से देखा जाए तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेस। हमारे देश में अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आपको कुछ रिसोर्सेस ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन वहीं कुछ रिसोर्सेस की कमी आपको दिखाई देगी। तो आइए कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे खास बात यह है कि वहां पर आपको एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, वाटर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिलेगी वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब आप सोच रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, ये जितनी भी चीजें जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो वहां पर आपको वाटर रिसोर्सेस तो बहुत ज्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल की कमी देखने को मिलेगी, मतलब सड़कें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पक्की सड़कें देखने को नहीं मिलेगी, या फिर वहां पर आपको कुछ और जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मतलब कुछ रिसोर्सेस तो ज्यादा पाए जाते हैं लेकिन कुछ रिसोर्सेस की वहां पर कमी है। वहीं अगर बात करें हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान हैज द एबंडेंस ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेस। अभी हमारे अपने देश में अगर देखा जाए तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर विंड और सोलर एनर्जी की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वहीं हमारे यहाँ राजस्थान में वाटर रिसोर्सेस की कमी है। वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, मतलब धनी है, एक तरह से विरासत का धनी है, क्योंकि यहाँ की कल्चर काफी डिफरेंट है। एक तो इंडिया से अलग रहा हुआ पार्ट है, इंडिया का पार्ट है लेकिन अलग रहा हुआ पार्ट है। यहाँ की कल्चरल आपको अलग देखने को मिलेगी, यहाँ की डांस फॉर्म आपको अलग देखने को मिलेगी, यहाँ का फूड स्टाइल आपको अलग देखने को मिलेगा। तो कल्चरल हेरिटेज रही है। तो एक तरह से विरासत में, सांस्कृतिक विरासत में लद्दाख एक धनी रहा है, एक धनी स्टेट रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो लेक इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सम अदर मिनरल्स, मतलब यहां पर कल्चरल हेरिटेज ज्यादा है लेकिन यहां पर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, सम मिनरल्स, और कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो यहां नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए, एक इतना बड़ा देश है, तो यहां पर क्या कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और रिसोर्स भी अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। कुछ रिसोर्सेस कहीं ज्यादा पाए जाते हैं तो कुछ रिसोर्सेस कहीं कम पाए जाते हैं। तो इसलिए एक प्लानिंग करना जरूरी है। ओके, तो अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की। तो देखिए, सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, मतलब एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 3 स्टेज आती है। कि रिसोर्स प्लानिंग मतलब जैसे प्लानिंग की जा रही है, जैसे आप भी आपके एग्जाम को लेकर, आने वाले जो एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है या 10th क्लास बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से टाइम को कंज्यूम करना है, किस तरह से टाइम का यूटिलाइज करना है, तो प्लानिंग की जाएगी। तो उसी तरह से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। तो इसमें 3 स्टेज आती है। पहली स्टेज ये आती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहले रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी इन्वेंटरी बनाई जाती है। इन्वेंटरी का मतलब होता है लिस्ट बनाना। पहले सबसे पहले उस इलाके का सर्वे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन कौन से रिसोर्सेस है वहां पर, फिर उसकी एक इन्वेंटरी यानी लिस्ट बना दी जाती है। इसमें खास करके सर्वे कर सकते हैं, फिर मैपिंग किया जाता है, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, और लास्ट में मेजर किया जाता है। यानी उस इलाके का सबसे पहले तो सर्वे किया जाएगा,
फिर एक मैप तैयार किया जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि यहाँ पर किस टाइप का या किस क्वालिटी का वो मिनरल्स यहाँ पाया जाता है, किस क्वांटिटी में वो पाया जाता है, उसका मेजरमेंट निकाला जाएगा। तो ये होती है पहली स्टेज। और दूसरी स्टेज में क्या होता है, प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड endowed with appropriate technology, skill and institution setup for the implement of plans। अब जो भी हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, जो भी हमने डेवलपमेंटल प्लान्स बनाए हैं मिनरल्स को यूज करके जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो यानी जितने भी हमने डेवलपमेंटल प्लान्स जो बनाए हैं, तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग सेटअप करनी पड़ेगी। और तीसरी स्टेज में सबसे खास बात ये होती है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और सबसे लास्ट में ये काम किया जाता है कि अपना जो डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच किया जाता है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो नेशनल डेवलपमेंट मतलब देश का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ समायोजन करना, उसके साथ मिलाना। इस तरह से देखा जाए तो रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेज होती है। पहला आइडेंटिफिकेशन करना और उसकी इन्वेंटरी बनाना, उसके बाद एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशन सेटअप करना ताकि उन प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जा सके, और लास्ट में फाइनली उस प्लान को देश के प्लान के साथ मैचअप करना। तो इस तरह से देखा जाए तो फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इंडिया लॉन्च 5 ईयर प्लान्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारे देश में इसी चीज को देखते हुए रिसोर्सेस का यूज करने के लिए और एक गुड प्लानिंग के लिए हमारे देश में 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए हैं। 5 ईयर प्लान वो प्लान होते हैं सरकार की तरफ से जो 5 साल के लिए प्लानिंग की जाती है, उसी को हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। तो ये होती है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो देश के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कैसे की गई, 5 ईयर प्लान बना के। जनरली आप में हम सभी छोटी मोटी प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक देश जो होता है बड़ी प्लानिंग करता है। तो हमारे देश में जैसे ही जब आजादी मिली तो उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए। हर 5 साल के लिए एक प्लानिंग की जाती है ताकि किस तरह से देश का डेवलपमेंट किया जा सके और देश के जो रिसोर्सेस हैं उनका सही यूज किया जा सके और डेवलपमेंट किया जा सके। अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस पार्ट का, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, रिसोर्सेस आर एसेंशियल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। बिना रिसोर्सेस के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है रिसोर्सेस। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं वो व्यक्ति ज्यादा धनी होता है, सिंपल सी बात है। अब जिस कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं तो वो ज्यादा तरक्की करेगा, उसका ज्यादा डेवलपमेंट होगा। पता ये चला कि कोई भी अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो बिना रिसोर्सेस के तो हो ही नहीं सकती। हम रिसोर्सेस से ही तरक्की करेंगे जितने रिसोर्सेस हमारे पास होंगे। अब जैसे कि कुवैत है, सऊदी अरब है, ईरान है, इधर की तरफ आप देखें तो पेट्रोलियम ज्यादा है। तो पेट्रोलियम क्या रिसोर्सेस है, तभी उन देशों ने तरक्की की है, डेवलपमेंट किया है। तो कैसी भी एक्टिविटीज हो, डेवलपमेंट की कैसी भी एक्टिविटीज हो, उसके लिए हमें रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या हो रहा है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस क्रिएट मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन आज हम क्या हैं, इस डेवलपमेंट की होड़ में, तरक्की की होड़ में आज हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आज हम ओवर यूज कर रहे हैं रिसोर्सेस का, एक लिमिटेड में नहीं बल्कि हम ओवर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समाज के अंदर हम देख रहे हैं। अमीर गरीब की खाई देख रहे हैं। कुछ लोगों की इनकम बहुत कम है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा खा के बाकी बचा हुआ फेंक देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है। मतलब तरह तरह की पोल्यूशन हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सोइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, तरह तरह के पोल्यूशन और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स जो अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस करी थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है किसकी वजह से, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो हमें क्या करना है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, रिसोर्सेस बचाने पड़ेंगे। अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने और बढ़ती जाएगी, जिसका नुकसान सभी को भोगना पड़ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस को बचाना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। और रिसोर्सेस के कंजर्वेशन को, इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारे गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि देयर इज इनफ रिसोर्सेस फॉर एवरीबडी एंड नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। रिसोर्सेस पर्याप्त हैं
लोगों की जरूरतों के लिए रिसोर्सेस तो पर्याप्त है, लेकिन जो लालच जो है, लालच कभी कहते हैं ना कि लालच से कभी पेट भरता नहीं, मतलब लालच बुरी बला है। किसी को कितना ही खाने को दे दिया जाए, लेकिन अगर उसके मन में अगर लालच है तो वो लालच कभी दूर नहीं हो सकता। तो मतलब रिसोर्सेस को हमें बचाना, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, लेकिन जो ग्रीडी जो पर्सन है ना, तो उन लोगों की भरपाई तो कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो चाहे कितना ही कमा ले, कितने ही उनके पास रिसोर्सेस हो, कितनी सुख सुविधाएं हो, लेकिन कभी भी उनका मन उस चीज से नहीं भरेगा। यही बात गांधी जी ने यहाँ पर कही है कि रिसोर्सेस तो हमारे हर व्यक्ति की जरूरत पूरा करने के लिए हमारे देश में है, लेकिन जो लालची लोग हैं उन लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो रिसोर्स कंजर्वेशन जरूरी है, ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं और वो भी उन चीजों का यूज कर सके।